Okay, so yesterday we have completed up to the indifference curve, indifference set, and indifference map. So here now we are continuing with this budget line. Okay, now budget line. अब तो ये बताता है indifference curve में हमने क्या पढ़ा कि जो है हम indifference अपनी choices बताते हैं कि हम क्या consume करना चाहते हैं, हम कैसी commodity चाहते हैं, हमारी preferences क्या है। लेकिन असलियत तब आती है कि हम कितना उन चीजों को अफोर्ड कर पाते हैं, हमारा बजट कितना है। ठीक है, क्योंकि जो भी हम चीज चाह रहे हैं वो डिमांड कब बनेगी, जबकि हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर सिर्फ हम चाह रहे हैं, हम उसे खरीद नहीं सकते या हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते उस चीज पर, तो वो हमारी डिमांड नहीं बनेगी ना, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड में। तो यहाँ पर जो भी हमने चीजें कंज्यूम करी है ना, उनको हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, हम कितनी चीजें खरीद सकते हैं, वो कहलाता है कॉन्सेप्ट बजट का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने क्या पढ़ना है, बजट सेट। बजट सेट क्या होता है, यहाँ पर मार्क करिए पेज नंबर 2.18 पर। बजट सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय, कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बजट सेट। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो गुड्स लिए हैं मेरे पास। देखिए सबसे पहले मेरे पास में 20 रुपीज है खर्च करने के लिए, और उन 20 रुपीज को मैं किन्हीं दो गुड्स पे खर्च करना चाहती हूँ। तो मान लीजिए मैंने ये लिया एप्पल्स और ये मैंने लिया ऑरेंजेस। दो गुड्स हमने कल भी लिए थे, एप्पल्स और ऑरेंजेस। जो एप्पल का प्राइस है वो है 4 रुपए, और जो ऑरेंज का प्राइस है वो है 2 रुपए। ठीक है, ये प्राइस है। अब मुझे कैसे अपने पैसे खर्च करने हैं कि मुझे 20 रुपए के अंदर अंदर रहना है ना, 20 रुपए से कम भी कर सकते हैं, लेकिन हम बजट सेट में जनरली अपने कंफर्ट के लिए वही कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जिसमें मेरे पूरे 20 रुपए खर्च हो जाए। तो अगर जैसे मैं दो ये एप्पल और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, तो अगर मैं 5 एप्पल लेती हूँ ना, तो मैं ऑरेंजेस 0 कंज्यूम करूँ क्योंकि मेरे 20 रुपए यही खर्च हो गए। 5 4 24 रुपए का। फिर आगे अगर मुझे ऑरेंजेस बढ़ाने तो मुझे आपके काम करने पड़ेंगे, मुझे 20 रुपए में ही रहना है। तो 4 एप्पल्स 2 ऑरेंजेस ना, यहाँ पे कितना खर्च हुआ मेरे 4 4 जा 16, और यहाँ पे कितने खर्च हुए 4 रुपए ना, 16 + 4 20। फिर अगर मुझे और ऑरेंजेस कंज्यूम करने हैं तो मैं एप्पल्स कितने कर दूंगी 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। फिर अगर इसे मैं और बढ़ाती हूँ मैं इसको 2, ये हो जाएगा 6। फिर अगर ये 1, ये 8, ये 0 और ये 10। ठीक है, तो ये सभी कॉम्बिनेशंस मुझे क्या देते हैं, ये सभी सेट्स क्या कहलाते हैं, बजट सेट। यानी कि ये सभी जो है मेरे 20 रुपए के अंदर अंदर पैसा खर्च हो रहा है ना, ये मेरी इनकम है जो मैं इस पे स्पेंड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये हुई मेरी बजट लाइन, बजट सेट। अब दूसरी चीज यहाँ पर आती है बजट लाइन। जब मैं इसी बजट सेट को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देती हूँ तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है बजट लाइन। अब देखिए यहाँ पर यहाँ नीचे हम शो करते हैं एप्पल्स और यहाँ हम शो कर रहे हैं ऑरेंजेस। नाउ दिस इज 1 2 3 4 5, this is 2 4 6 8 10। तो 5 पर है ये 0, 5 अगर एप्पल्स है तो ये है 0। 4 पर है ये 2, 3 पर 4, 2 पर 6, 1 पर 8 और 10 पर 0। तो ये क्या हुई हमारी बजट लाइन। ओके, तो ये बजट लाइन क्या हुआ, द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट इज नोन एज बजट लाइन। अब यहाँ पे इसमें आपने ये भी पढ़ना है, कई बार एक प्रॉपर्टीज इसकी पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, दैट बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड स्लोप करती है, डाउनवर्ड स्लोप करती है। अगर मुझे एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाना है तो मुझे दूसरी चीज का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। और second is budget line is a straight line, right? It is a straight line. The slope of budget line is represented by the price ratio. As price ratio is constant through the budget line is a straight line. ये straight line क्यों है कि जितना मैं give up कर रही हूँ उतना ही मैं consume कर रही हूँ, इसलिए ये क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। हर जगह पर मैं 20 रुपए ही खर्च कर रही हूँ, इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रही है। कई बार इस बजट लाइन में चेंजेस भी होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं क्या होगा, बजट लाइन मेरी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अगर मेरी इनकम कम हो जाती है तो क्या होगी, बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अगर हो सकता है सिर्फ एप्पल्स के प्राइसेस
बढ़ गए हो, है ना, तो क्या होगी, बजट लाइन अंदर की तरफ रोटेट कर जाएगी, है ना, ऊपर कैसा का वैसा रहेगा। अगर एप्पल्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो बजट लाइन बाहर की तरफ रोटेट कर जाती है। ओके, ऐसे ही अगर एप्पल्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सॉरी ऑरेंजेस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो बजट लाइन यहाँ से, मैं दोबारा बना देती हूँ, अगर मान लीजिए ऑरेंजेस के प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं तो बजट लाइन क्या होगी, अंदर की तरफ रोटेट होगी कि मैंने पैसा तो उतना ही खर्च करना है, मैं ऑरेंजेस का कंजम्पशन कम करूँ। और वहीं अगर ऑरेंजेस के प्राइस घट जाते हैं तो ये ऐसे बाहर की तरफ रोटेट कर जाएगी। ओके, तो ये होता है कुछ चेंजेस इन द बजट लाइन, एक है शिफ्ट और एक है रोटेशन। ओके, नाउ ये हुआ हमारा बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। अब बात आती है यहाँ पर कि हमने उसका इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करना है इन दोनों चीजों से, जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। उन दोनों चीजों से हमने कैसे बजट लाइन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, इससे इंडिफरेंस कर्व से और बजट लाइन से। जस्ट यू ओवर हियर नाउ। Okay, so now class, what we are going to do, now we have attained the equilibrium. For attaining the equilibrium, I have summated both the curves, indifference curve and the budget line. देखिए मैंने indifference curve बनाया है, 3 indifference curve बने हैं, और ये क्या है, budget line. अब क्या होगा कि जहां पर हमें इस इक्विलिब्रियम के लिए हमें कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, जिस तरह कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वेयर mu of x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू mu of m, वहां पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। पहली चीज ये है, वेयर MRS of xy is equal to px upon py, and second is IC is tangent to budget line. दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली बात, MRS of xy is equal to px upon py। MRS क्या है, आपने पढ़ाया था कि जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो क्या शो करता है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसीलिए तो उसकी शेप कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, MRS की IC की कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किस रेट पर है वो, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो MRS गिर रहा है इसलिए इसकी शेप कॉन्वेक्स है। अगर ये बढ़ेगा MRS तो इसकी शेप आएगी कॉनकेव, तो इसकी जो शेप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, MRS डिक्रीज कर रहा है। तो जहां पर MRS बजट लाइन के रेशियो पे, यानी कि मैं कितना किस कमोडिटी के लिए मैं गिव अप कर रही हूँ, वो डिपेंड क्या करेगा, बजट लाइन का रेशियो। तो यहाँ पे देखिए बजट लाइन का रेशियो हर एक पॉइंट पर आएगा जहां पर मैं एक कमोडिटी की दूसरी कमोडिटी गिव अप कर रही हूँ। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे MRS का रेशियो, MRS जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक कमोडिटी के दूसरा, वो हमारे प्राइसेस से मैच करेगा, वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी कि सीधी सी बात, जहां पर ये जो IC है वो इंडिफरेंस कर्व को टच करेगी, वहां पर जो है हमारा इक्विलिब्रियम आएगा। और दूसरी कंडीशन कई जगह पर आ रही है, कोई यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तीन, लेकिन तीन तो इक्विलिब्रियम होंगे नहीं। तो दूसरी हमने जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है वो ये है दैट IC इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। IC जो है वो क्या है, बजट लाइन की तरफ टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब होता है वो टच तो कर रही है लेकिन उसे कट नहीं कर रही है, सिर्फ वो टच कर रही है, वो सिर्फ वो कट कर रही है, सिर्फ वो टच कर रही है, कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्शन नहीं कर रही है, उसको हम बोलते हैं दैट इट इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। आप लोगों ने क्लास 10th में ये पढ़ा होगा टेंजेंट। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर पहली बात तो रेशियो इक्वल होगा, रेशियो तीन जगह इक्वल है, यानी कि MRS जहां पे PX से मैच करेगा, यहाँ पर भी कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है, लेकिन ये तीनों पर दो सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। टेंजेंट कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पर है, बाकी सब जगह पर क्या है, IC इसको कट करके निकल जा रहा है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इस ई पॉइंट पर, IC2 पर, जहां पर बजट लाइन IC बजट लाइन की तरफ टेंजेंट है, उस स्टेज को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, तो ये रहा हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द समेशन ऑफ बोथ ऑफ द टू कर्व्स, बजट लाइन एंड द इंडिफरेंस कर्व। Okay, just see this. This is the condition of the consumer's equilibrium. MRS of XY is equal to PX upon PY. लेकिन कंज्यूमर हमेशा बैलेंस स्टेज पर नहीं रहता है ना, हमेशा जरूरी नहीं है इस स्टेज पर रहे, कई बार हो सकता है कुछ इम्बैलेंस रहता है ना, यानी कि इट मे बी where MRS of XY is greater than PX upon PY, ऐसी कंडीशन हो सकती है। और एक ऐसी भी हो सकती है where MRS
of xy is less than px upon py. तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो यानी कि इन दोनों कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस बेटर कंडीशंस नहीं, सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी है, ऊपर वाली है। तो अगर कंज्यूमर इस कंडीशन पे है तो वो क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए ना? तो इस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए, देखिए क्या मतलब है इसका, MRS ऑफ xy इज ग्रेटर देन px अपॉन py, यानी कि जितना रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा है प्राइसेस के रेशियो से, यानी कि हम कहां पर है, इस वाले इंडिफरेंस कर्व पर हम यहां पर है, यानी कि MRS ज्यादा है px अपॉन py के रेशियो से। क्या करना चाहिए कंज्यूमर को डाउनवर्ड मूव करना चाहिए, जिसमें कि उसको y का कंजम्पशन रिड्यूस करना है और x का कंजम्पशन बढ़ाना है। जो कि बढ़ाना को बोले एप्पल्स और ऑरेंजेस, है ना? तो ये 1 10 2 7 3 5 4 4 ना, यानी कि आपको ऊपर है, MRS ज्यादा है, सब्स्टिट्यूशन का रेट है ज्यादा, ऊपर की तरफ ज्यादा बना 3 2 1, तो उसे क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, यहाँ बैलेंस स्टेज पे आना है। उसके लिए क्या करेगा, y का कंजम्पशन रिड्यूस करेगा और x का कंजम्पशन बढ़ाएगा, या ऑरेंजेस से कंजम्पशन रिड्यूस करेगा, एप्पल से कंजम्पशन बढ़ाएगा, और ऐसा करते करते क्या होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा और बैलेंस स्टेज पर आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर MRS ऑफ xy px अपॉन py से ज्यादा है, यानी कि क्या है, MRS मैल्यूनेटेड सब्स्टिट्यूशन कम है और प्राइसेस का रेशियो ज्यादा है, यानी कि कंज्यूमर कहाँ है, यहाँ पर। इसको और आगे कर देते हैं, ये कंज्यूमर जो है वो यहाँ पर है IC2। अब क्या करना चाहिए उसको अपवर्ड मूव करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या करना है, ऑरेंजेस का कंजम्पशन बढ़ाना है और एप्पल्स का कंजम्पशन कम करना है। तो फिर वो क्या होगा, यहाँ से जब वो यहाँ पर है MRS कम है, फिर वो जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर से बैलेंस स्टेज पर आ जाएगा। तो ये है इसकी दो ऑल्टरनेटिव कंडीशंस। सबसे अच्छी कंडीशन यही है ना, लेकिन अगर कंज्यूमर इस स्टेज पर आता है तो वो कैसे अपने आप को बैलेंस करेगा, कैसे वो अपने आप को प्रीवियस सिचुएशन में लेकर के आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। So this was your chapter for consumers equilibrium, in which I have explained both cardinal utility, cardinal analysis, and also the ordinal analysis. Again, again the next one will start the chapter theory of demand.